सो हेलो माय डियर लर्नर्स, एज फ्यू ऑफ स्टूडेंट आस्क मी अबाउट दिस चैप्टर, तो मैं यहाँ पर आपसे समरी फॉर्म में इस चैप्टर को डिस्कस कर रही हूँ एज विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एंड सेंट्रलाइजिंग पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चंस के लिए रेस किए जाते हैं, उन टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इन शॉर्ट एज एन अ समरी फॉर्म। तो चलते हैं डायरेक्टली हमारे पीपीटी के साथ। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट होता क्या है? सो डेवलपमेंट इज सिंपली अ स्लो ग्रेजुअल ग्रोथ, राइट? अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डेवलपमेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट डेवलपमेंट मीन्स स्लो ग्रेजुअल ग्रोथ। इट कुड बी इन अ डिफरेंट फील्ड। अलग अलग फील्ड्स में हम डेवलपमेंट को अलग अलग तरीक़ों से कंसीडर कर सकते हैं, या हम डेवलपमेंट अलग अलग फील्ड में काउंट करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसको मेज़र करने के जो फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो एक दूसरे से मे भी कुछ वरी कर सकते हैं, बट वो उस फील्ड में धीरे धीरे जो ग्रोथ होती चली आई है, उसी के लिए हमने एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया, और वो टर्म है डेवलपमेंट, राइट? अब यही क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्लियर रखना है, व्हेन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या? तो यही आपको पीछे हमने बताया था, डेवलपमेंट इज सिंपली अ स्लो ग्रेजुअल ग्रोथ रेट ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन, ऑफ एनी सोसाइटी और एनी कंट्री। चाहे वो सोसाइटी का डेवलपमेंट हम कह रहे हैं, या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हम कह रहे हैं, ठीक है, या फिर हम डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं। सो डेवलपमेंट रेफर कर रहा है अलग अलग फील्ड में। एक्चुअली व्हाट द डेवलपमेंट मीन्स, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? वी नो द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, जस्ट अ सेकेंड। सो डेवलपमेंट इज़ अ स्लो ग्रोथ रेट, ठीक है, पीछे हमने डिस्कस किया था जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या है? स्लो ग्रोथ, राइट? धीमे धीमे एक ग्रोथ रेट जो चलता रह रहा है, उसको हम बोल रहे हैं स्लो ग्रोथ रेट इज़ एज द डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीव अवर गोल। इसी वो जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस तक हम एक पर्टिकुलर अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस में चल रहे हैं, और फाइनली जब हम उसको अचीव कर लेते हैं, तब हम उसको एज अ डेवलपमेंट का डेफिनेशन या टर्म दे देते हैं, डेवलपमेंट का टर्म दे देते हैं। अब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफकोर्स याद रखने हैं, जो कि मैंने क्लास में भी आपसे डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज डिफरेंट पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, एंड मे बी समथिंग इज डेवलपमेंट फॉर वन बट नॉट फॉर अदर, इफ मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। यू रिमेंबर, हमने बात की थी कि दो अलग अलग लोगों के लिए, एक पुअर पर्सन फैमिली के लिए अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले पाना, एक रेगुलर जॉब ले पाना, इट्स डेवलपमेंट फॉर देम। बट अगर हम एक रिच क्लास फैमिली की बात करते हैं, तो क्या ये एजुकेशन और एक जॉब उसके लिए डेवलपमेंट होगा? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, और ये किस पे डिपेंड करता है? इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द फिनेंशियल कंडीशन, फिनेंशियल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल। इस पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस होती हैं, या हम कहें डेवलपमेंट दोनों के लिए, दो अलग लोगों के लिए दो अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। सेकेंड टॉपिक इज दैट वन टाइप ऑफ डेवलपमेंट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर वन, यानी एक पर्सन के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है, वही दूसरे पर्सन के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, ऊपर अभी जो एग्जाम्पल हमने बात किया वहाँ पर भी हम कंसीडर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जब इसका मतलब है, सो फॉर एग्जाम्पल आज हम विमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, तो बीइंग अ विमेन, अ गर्ल चाइल्ड, आपको लगेगा, अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं तो आपको भी लगेगा कि भाई आपको भी इक्वल फ्रीडम मिलनी चाहिए घर से बाहर जाने की। अगर आप अपने स्टडी पर्पस से लेट नाइट भी आ रहे हैं, तो वो परमिशन आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी अपने ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। हाउस होल्ड में अगर आपको काम करने कहा जा रहा है, तो अपने उस हाउस होल्ड में आपको भी लगेगा कि भाई आपका भाई भी उसमें आपकी हेल्प करे, हाथ बटाए आपका, राइट? तो ये एक गर्ल चाइल्ड के लिए डेवलपमेंट है, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन हमारे लिए डेवलपमेंट है। बट फॉर द बॉय इट मे नॉट बी डेवलपमेंट, ये उसके लिए डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम रहा है एंशिएंट सिस्टम, उसमें हाउस होल्ड एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विमेन को दे दी गई थी, जो उस समय की कंडीशन थी, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। फिर ये सिस्टम चला आता रहा, और सेम तरीके से हम देखते हैं कि घर संभालने का काम विमेन उस ड्यूटी को प्ले कर रही हैं, ऐसा ही होता है ना। तो अगर बॉय चाइल्ड को बोला जाए, तो ये उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा,
बट गर्ल चाइल्ड के लिए ये डेवलपमेंट है। सिमिलरली आपकी बुक में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है डैम का, तो अगर डैम बना रहे हैं तो कंट्री के लिए तो डेवलपमेंट की बात है, ठीक है। वाटर सप्लाई प्रोवाइड होगा, कैनाल निकलेगी, फिश के लिए, फिशिंग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसके थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाएगा, तो ये तो डेवलपमेंट है। बट किसके लिए? रिच और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। लेकिन वहाँ पर जो लोकल एरियाज़ में ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही होंगी, नियर बाई पीपल जो रह रहे हैं, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं, बल्कि वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ अब तक वहाँ पर अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर पा रही थी, रह पा रही थी, लेकिन डैम बनाने के चक्कर में उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो ये उनके लिए क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन। जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने डैम बनाया उसके लिए डेवलपमेंट है, या गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट के लिए वो डेवलपमेंट है, बट उस पर्टिकुलर फैमिली को, उस पूरे विलेज को वहाँ से हटा दिया गया, तो वो उनके लिए डिस्ट्रक्शन है। तो सेकेंड टॉपिक जो हमारा है, दैट इट मे बी सम टाइम डेवलपमेंट फॉर वन बट डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। अब जो फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं ये 3 चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, राइट। फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट इज़ बेसिकली डिपेंड फर्स्ट ऑफ ऑल इन इनकम, सेकेंडली इज़ अबाउट योर हेल्थ, एंड थर्ड इज़ अबाउट द एजुकेशन। ये तीनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। इनकम ऑफ कोर्स, अगर आपको फ़ी भरनी है तो भाई आपके पास मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट तो होना चाहिए, यानी इनकम फैमिली में होगी तभी तो वो अपने बच्चों को भेज पाएंगे। सेकेंड इज़ योर हेल्थ, अगर आप फिट नहीं हैं, बीमार हैं, कोई इस तरह की बीमारी जो एक मतलब क्रॉनिकल डिजीज़ टाइप है, तो और बार बार आप बीमार पड़ते रहते हैं, तो भी आपकी एजुकेशन इफेक्ट होगी, या आप डेवलपमेंट के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो आप रेगुलर और कॉन्टीन्यूस वे में नहीं कर पाते हैं। एंड एजुकेशन, यानी अगर फैमिली एजुकेटेड है तो ऑफकोर्स वो आगे अपने डेवलपमेंट को अच्छे से टारगेट कर सकती है, अपने बच्चों की एजुकेशन को टारगेट कर सकती है, लॉजिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगी, अच्छा बिजनेस बनाने के लिए अपने लॉजिकल दिमाग के साथ भी, लॉजिकल ब्रेन के साथ आगे चलेगा, कैसे कहाँ से लोनिंग करानी है, क्या फॉलो करना है, स्टेप्स क्या होंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या फ़ायदा मिल सकता है, इन सारी चीज़ों को तभी समझेगा जब एजुकेशन उसके पास होगी। और ये तीनों फैक्टर जब मिल करके एक हो जाते हैं, तो ये तीनों फैक्टर मिल करके डिफाइन करते हैं, लीड करते हैं डेवलपमेंट को, राइट। इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम तो ऑफकोर्स हमारा मेन गोल है ही है, एवरीबडी, यानी अगर हम एजुकेशन, एवरीबडी, हम एक नॉर्मल चीज़ लेते हैं, हम चाहे कुछ भी दिखा लें, बोल लें, बट सबको पता है कि आप अगर अच्छी एजुकेशन ले रहे हो तो इन फ्यूचर आपका गोल है कि आप एक अच्छी जॉब अचीव कर सको। और अच्छी जॉब हम क्यों अचीव करना चाहते हैं? कि हम अच्छी अर्निंग कर सकें, अपनी लाइफ को वेल सेटल्ड कर सकें, है ना। तो इनकम तो इंपॉर्टेंट गोल है ही, बट एट द सेम टाइम देयर आर सम अदर गोल्स ऑल्सो जो ऑफकोर्स इनकम के ही बराबर इंपॉर्टेंट हैं। समटाइम हम इनकम से भी ज़्यादा प्रेफरेंस उनको दे देते हैं। सो मोस्टली पीपल लुक एट अ मिक्स टाइप ऑफ गोल व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्लास में एक एग्जांपल सिंपली आपके साथ डिस्कस किया कि भाई आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ए ऑप्शन जहाँ पर आपको भाई दूर दराज जंगल में जाकर के सैलरी मिलने वाली है बहुत अच्छी, यानी आपको 50 लाख का पैकेज मिल रहा है पर एनम, और दूसरी बी कंडीशन आपकी है जहाँ पर आपको लोकली जॉब मिल रहा है, जहाँ पर आपको सिर्फ 20 लाख का पर एनम वाला पैकेज मिल रहा है। तो बट यहाँ पर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे, रिसोर्सेज होंगे, फैसिलिटीज़ होंगी, है ना, जॉब सिक्योरिटी होगी। तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे या फिर ए वाले ऑप्शन को, जिसमें 50 लाख्स पैकेज तो है बट आपको दूर कहीं भेज दिया है, फैमिली से डिस्कनेक्टेड, रिलेटिव से डिस्कनेक्टेड, रिसोर्सेज आपके पास हैं या नहीं है मालूम नहीं है। तो इस कंडीशन में हम कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं? बी ऑप्शन को। तो यही बात हम बता रहे हैं कि समटाइम्स अदर गोल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So income is the most important component of the development, but the development goal people have are not only about the better income but also important things in life, जो मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं? It could be as about the equal treatment, respect for self, freedom, job security, good health, better environmental working condition, facility for family, etc. हर कोई इन सारी चीज़ों को भी चाहता है जॉब के साथ में, और भले ही हमें कुछ हज़ारों रुपये कम मिल जाएं, हम इस ऑप्शन को ही चाहेंगे जहाँ पर हमें ये अदर फैसिलिटीज़ भी मिल सकें। अब ये तो था इंडिविजुअल डेवलपमेंट। सेकेंड इज़ अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट। When we talk about the national development, so different person could have also the different as well as the conflicting notion of a country's development, वो भी सबके लिए अलग हो सकता है, क्योंकि जो एक पुअर फैमिली होगी उसको क्या फ़र्क पड़ता है डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पहुँचा है, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कितना ट्रेड डेवलप हुआ है, एंड सो ऑन।
उसको तो ये मालूम है, उसको तो ये सारी चीज़ें समटाइम मालूम भी नहीं होंगी, है ना। तो उसके लिए कंट्री का डेवलपमेंट कुछ और है। उसके लिए कंट्री का डेवलपमेंट जब हमारे मतलब उनके जैसे पुअर वर्कर्स को, लेबरर्स को काम मिल जाए, तरीके से खाना मिल जाए, उनके बच्चे स्कूल पढ़ने प्रॉपर्ली जा सकें, ये उनके लिए डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है। बट इंडस्ट्रियल क्लास के लिए अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे वो उसको अलग तरीके से लेगा। तो नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग भी हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में कंसीडर करते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। ठीक है, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स क्यों आते हैं? डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज नोन एज द नेशनल डेवलपमेंट। आपको पता ही है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 एंड 2004 कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज अप्रॉक्स द 4,53,000 पर एनम आर कॉल्ड द डेवलप्ड कंट्रीज एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम इज लेस देन। अब ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये सिमिलर नहीं रहेगा, डेटा हम भी कहीं से लेते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 पब्लिश्ड इन द यूएनडीपी। डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल एंड देयर हेल्थ स्टेटस। अब आपको यहाँ पर यूएनडीपी की एक ह्यूमन इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें डेफिनेशन यानी उन्होंने डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया हुआ है? द डेवलपमेंट इज द बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल लेवल एंड द हेल्थ स्टेटस ऑल्सो। यानी डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इनकम बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि एजुकेशन ऑफ द कंट्री एंड द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इसको ध्यान में रखकर ही किसी कंट्री का या स्टेट का डेवलपमेंट कैलकुलेट किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ टू कंपेयर द कंट्रीज। ठीक है, आपने सुना है ना कि कुछ कंट्रीज़ को हम बोल रहे हैं जैसे जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं। तो हम इसको कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? या जब हम कहते हैं कि रिच कंट्रीज़ या पुअर कंट्रीज़, तो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं? सो इनकम इज़ कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू मेजरिंग द कंट्री। अब सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट से हमारा सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्लिक करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक ही पहले आता है। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कौन कितना रिच है। तो इनकम एक बड़ा क्राइटेरिया है टू मेक कंपैरिजन अमंग द कंट्री। सो मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल डेवलपमेंट। अब कंट्रीज़ के बीच में नेशनल डेवलपमेंट को हम कैसे मेज़र करें, क्या मेथड यूज़ करेंगे हम इसके लिए? सो अब यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट क्या है और एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। क्लास में डिटेल मैंने आपको समझाया है। नेशनल डेवलपमेंट इज सिंपली रिफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्रोड्यूस इन अ फाइनेंशियल ईयर विद इन द कंट्री। आप सिंपल भाषा में याद रखो, नेशनल डेवलपमेंट यही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? व्हेन नेशनल डेवलपमेंट व्हेन द कंट्री इज डेवलपिंग इन द डिफरेंट फील्ड्स, फाइनेंशियल जो ग्रोथ रेट है अच्छा है, सारे लोगों को अच्छी सर्विसेज मिल पा रही हैं, तो कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ मानेंगे। अब इस डेवलपमेंट को हम कंसीडर कैसे करें? सो दैट इज़ विद द एवरेज इनकम। किसी कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम एवरेज इनकम को यूज़ करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो इंडिविजुअल कंट्री की अलग अलग होगी। तो वी कैन नॉट यूज़ द नेशनल इनकम, ये प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ तो बहुत बड़ी हैं जैसे इंडिया है, रशिया है ना। एट द सेम टाइम कुछ कंट्रीज़ बहुत छोटी छोटी सी हैं, जैसे जापान भी छोटी सी है, ब्राज़ील छोटी सी है। तो कुछ कंट्रीज़ तो बहुत छोटी हैं और कुछ कंट्रीज़ बहुत बड़ी हैं, तो सबका तो नेशनल इनकम अलग अलग आएगा ना। बड़ी कंट्री है तो ज़्यादा आएगा, ऑफकोर्स छोटी कंट्री है तो कम आएगा। तो हम कैसे कह सकते हैं इसका कम आ रहा है? तो हम क्या यूज़ करते हैं? पर कैपिटा इनकम। और ये कैसे निकाला जाता है? दैट इज़ how we get the per capita income, total income divided by total population of the country। पहले हम कंट्री की टोटल इनकम निकाल लेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल। जैसे इंडिया की टोटल नेशनल इनकम क्या है, पहले हमने वो निकाल लिया, एंड दैट टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। इसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। सो व्हाट इज एवरेज इनकम? बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विद रेस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पर कैपिटा इनकम। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पर कैपिटा, तो भी उसका मतलब यही है, मतलब एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों एक ही चीज़ हैं। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमने तो एवरेज इनकम पढ़ा था, पर कैपिटा इनकम नहीं पढ़ा था। तो इसलिए पढ़ने से पहले समझना ज़रूरी होता है। आप जब समझ जाते हैं तो कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं। एवरेज इनकम का मतलब क्या है? हाउ मच एन इंडिविजुअल पर्सन इज सपोज टू अर्न, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा, पर मतलब इंडिविजुअल कितना अर्न कर रहा है, लगभग, लमसम, नॉट एक्यूरेट बट लगभग। एवरेज तो आपको पता ही है, ठीक है। एक के पास 30 रुपीज़ है, एक के पास 100 है, एक के पास 80 है, एक के पास 50 है। तो अब ये तो अलग अलग हो गया। अब हमसे एवरेज निकालने को कहा जाएगा तो हमने 100 का एवरेज निकाल लिया, भाई 50 हो गया या 55 या 60 जो भी आपका रूल्स होते हैं।
तो हम एक बीच वाला रेशियो पकड़ लेते हैं कि वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, एवरेज कॉन्सेप्ट है। सो सिमिलरली हम एवरेज इनकम लेते हैं। एवरेज इनकम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नेशनल, पहले तो हम पूरी कंट्री में जो पॉपुलेशन है रजिस्टर्ड है उनकी नेशनल इनकम को जोड़ देंगे, तो मतलब हर इंडिविजुअल की इनकम को जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, तो सारे लोगों की इनकम जुड़ गई, वो बन गई नेशनल इनकम। उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, टोटल पॉपुलेशन से, फिर हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी एवरेज इनकम निकल के आ जाती है। और यही एवरेज इनकम यूज़ होती है कहाँ पर, कंट्रीज़ के बीच कंपैरिजन करने के लिए। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एवरेज इनकम? एवरेज इनकम इज़ वेरी यूजफुल टू मेक कंपैरिजन अमंग द कंट्रीज़, टू चेक द कंट्री इज़ डेवलप्ड और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एवरेज इनकम का। अब इसके अलावा एवरेज इनकम इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे इज़ अबाउट द एवरेज इनकम। जैसे आपको टेक्स्ट में ये टेबल दिया हुआ है कि केरला की एवरेज इनकम कंपैरेटिवली कम है, जबकि पंजाब की एवरेज इनकम ज़्यादा है। तो हम पंजाब को डेवलप कहेंगे कि केरला को? हम पंजाब को डेवलप्ड नहीं कहेंगे, हम केरला को डेवलप कहेंगे, क्योंकि केरला में पर कैपिटा इनकम ऑफकोर्स थोड़ा सा कम है, बट एट द सेम टाइम वहाँ का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, वहाँ का हेल्थ रेशियो बहुत अच्छा है, एट द सेम टाइम with the health and education infant mortality rate is also very good। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज़ को भी देखा जाता है, तो इसी को हम कह रहे हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज़। तो जब भी किसी कंट्री की डेवलपमेंट की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज इनकम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज इनकम ही है बेसिकली। क्योंकि देखो बेटा, आप अगर एजुकेशन की बात भी कर रहे हो या आप अच्छी हेल्थ की बात भी कर रहे हो, तो अच्छी हेल्थ को मैनेज करने के लिए आपको अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट को परचेस करने के लिए आपको पैसे चाहिए, आपको तो इनकम ही चाहिए ना बेसिकली। सिमिलरली आप अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने की आप सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे। तो इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको फर्स्ट कैटेगरी दी है। ठीक है, फर्स्ट उसको लेवल दिया हुआ है, बट इसके साथ ही साथ अदर क्राइटेरियाज भी बहुत ज़रूरी हैं। सो HDR पब्लिश्ड अ UNDP कंपेयर्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ एंड स्टेटस। तो जब भी हम कंपैरिजन बनाते हैं तो एक्चुअल और जो आइडियल कंपैरिजन होता है, दैट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, एवरेज इनकम, इनफैक्ट इट शुड इंक्लूड द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑल्सो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनकम के साथ इनका इंक्लूड होना ज़रूरी है। अब ह्यूमन डेवलप्ड इंडिकेटर्स में हम क्या क्या ऐड करते हैं, तो अगर किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करना है या एक्चुअल में कंट्री का डेवलपमेंट चेक करना है, तो हमें ये सारे क्राइटेरियाज़ को याद रखना है। Infant mortality rate, it indicates that the children that die before the age of 1 year or as proportion of the 1000 lives। तो आपने बुक में पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था that the आफ्टर एवरी 1000 ऑफ लाइव्स, कितने जो इन्फेंट का मतलब न्यूली बॉर्न, तो उनके अपने फर्स्ट बर्थडे तक कितने पहुंच पाए। ठीक है, तो दैट इज़ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, कितने बचे और कितनों की डेथ हो गई। लिटरेसी रेट, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 years ओल्ड एंड अबव द एज ग्रुप। 7 साल से ऊपर वालों को काउंट किया जाता है, यानी 7 साल की एज वाला जो पढ़ना लिखना जानता है उसको हम लिटरेट पर्सन, किसी भी भाषा में एटलीस्ट वो पढ़ना लिखना जान लेता है थोड़ा बहुत, उसको हम लिटरेसी की डेफिनेशन दे देते हैं, लिटरेट हम उसको बोल देते हैं। बट एजुकेशन इसके ऊपर है। ठीक है, एजुकेशन मतलब जब आप मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, खुद से लिखना सीख जाते हैं, लॉजिकली समझने लगते हैं, वो एजुकेशन होती है। लिटरेसी तो पहला स्टेप है। थर्ड इज़ द नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी अगर उस कंट्री में एजुकेशन लेवल अच्छा है तो नेट अटेंडेंस रेशियो भी अच्छा होगा, स्कूल गोइंग बच्चे ज़्यादा होंगे। ठीक है, सेक्स रेशियो इज़ ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 ऑफ द मेल, यानी इक्वल रेशियो हमें मिलेगा, जो कि समटाइम इट मे क्रिएट प्रॉब्लम इन द कंट्रीज लाइक इन आवर कंट्री ऑल्सो। स्टिल अभी भी लोगों को लगता है दैट बॉय चाइल्ड इज़ ऑफकोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू कैरी फॉरवर्ड द नेम ऑफ द फैमिली। तो फॉर दिस रीज़न समटाइम देयर आर सम इलीगल प्रैक्टिसेस ऑल्सो, तो इस चीज़ को भी ऐड किया जाता है किसमें, जब हम डेवलपमेंट को काउंट करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है, वेयर द मिनिमम एज अप टू विच द अडल्ट लाइव्स इन इज़ द एक्सपेक्टेंसी रेट। दिस ऑल्सो शोज़ द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन अ कंट्री।
ठीक है, यानी किस तरह की लाइफ है, पीपल कितने हेल्दी हैं। एज पर 2011 सेंसस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज मेल इज 67 ईयर्स एंड फॉर फीमेल इज़ द 72 ईयर्स। तो ये एक डेटा दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। तो अगर हम अच्छी हेल्थ है, अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं तो ऑफकोर्स हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, तो हमारा लाइफ सर्वाइवल लॉन्ग टर्म तक चलेगा, अदरवाइज छोटा हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम जो हम शुरू में ही पढ़ चुके थे, ऑफकोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट factor to count to calculate the development of any country. So it is calculated in dollar. तो अब इसको US डॉलर में बेसिकली इसका जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कितने डॉलर से नीचे और कितने डॉलर से ऊपर हम उसको मेज़र करें एट अ इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करना है ना। सो इट इज़ कैलकुलेटेड इन डॉलर फॉर ऑल कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड एंड इट ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट द डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट द गुड एंड द सर्विसेज इन एनी कंट्री। तो अब ये आपको टॉपिक याद रखना है, बस बेसिक इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये सारे भी इम्पॉर्टेंट हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना दैट एवरेज इनकम इज़ सुटेबल, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ यूजिंग एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम अगर सिर्फ एवरेज इनकम यूज़ की जा रही है तो उसकी लिमिट्स मतलब प्रॉब्लम क्या है उसमें, उसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें बाकी क्राइटेरियाज़ को यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये सब जो हमने पढ़े, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, लिटरेसी रेट, हेल्थ, क्योंकि ये भी डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सिर्फ इनकम को हम नहीं ले सकते हैं। हो सकता है किसी कंट्री का इनकम लेवल बहुत अच्छा हो लेकिन हेल्थ और लिटरेसी लेवल ही नहीं है वहाँ पर, तो क्या वो डेवलप्ड कंट्री है? नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि डेवलपमेंट ऑलवेज कंसिडर विद सम अदर क्राइटेरियाज। ओके, मेजरिंग डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑफकोर्स यहाँ पर कंट्री के डेवलपमेंट को ऐड करने में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। इज़ अबाउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना है, ओवरऑल नेशनल प्रोडक्शन, दैट इज़ द GNP, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। इट इज़ द मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्डेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द सिटीजन एंड द कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर एंड इट इंक्लूड द थिंग्स प्रोड्यूस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्रीज टेरिटरी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑफिशियली रिकॉर्डेड गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द सिटीजन एंड द कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये सिर्फ ऐड हो गया है। यहाँ पर आपको ये टर्म आया था तो यहाँ पर ऐड कर लिया है, क्लियर इन चीज़ों को रखने के लिए। और जब हम डेवलपमेंट को मेजर कर रहे हैं तो इन 3 पॉइंट्स के थ्रू करते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखते हैं एंड ग्रॉस नेशनल इनकम देखी जाती है। ठीक है, यानी ओवरऑल इज द मेजर ऑफ द monetary worth of what is produced within a country plus income received from the investment outside the country. This is called the most common measurement used today. तो इन 3 तरीक़ों से डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है जब हम इनकम और इकोनॉमिक ग्राउंड की बात करते हैं। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अब यहाँ पर देखो, मैंने NCERT की हर एक लाइन नहीं दी है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी इसके बाद ऐड था, जहाँ पर आपको दिया था दैट मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट परचेज एवरीथिंग। तो ये एक अच्छा सेंटेंस है जो आपको एज अ क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ऑफकोर्स मनी रिक्वायर्ड तो है बट मनी से हम सब कुछ तो नहीं खरीद सकते ना। क्या हम अपनी हेल्थ को मैनेज करने के लिए खरीद सकते हैं, बट क्या हम किसी को पैसा दे के ये कह सकते हैं कि तुम मेरे बदले बीमार हो जाओ? नहीं कह सकते ना। और एनवायरनमेंट जैसा होगा सबको उसका असर आएगा। कोविड हुआ था तो ऐसा तो नहीं था कि जो रिच थे वो बच गए थे। तो एनवायरनमेंट का असर सब पे पड़ता है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, सब उससे इफेक्ट होंगे। पैंडेमिक सिचुएशन आएगी, सबके ऊपर इफेक्ट आएगा। डिजीज़ होगी तो वो सबको इफेक्ट करेगी। तो मनी ऑफकोर्स हमारे लिए रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ को अच्छा बना देती है क्योंकि हम रिसोर्सेज को ईजिली परचेज कर सकते हैं। बट एवरी टाइम मनी कैन नॉट मेक अस हैप्पी, क्योंकि हमसे कहा जाए कि चलो आपको बहुत सारा पैसा दे दे रहे हैं, बदले में आपका फैमिली छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, क्या हम कर सकते हैं? नहीं ना। तो मनी सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है बट सब कुछ नहीं है। ये टॉपिक आपका दिया हुआ है, वो जब हम टैक्स NCERT का लेंगे तो मैं डिस्कस आपसे करूँगी, बट यहाँ पर मैं मेन टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि चैप्टर आपका समराइज, ये समराइजिंग पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर के बेसिकली। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट इन सच अ वे वेयर वी कुड कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, नंबर 2 विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेज, एंड नंबर 3 विदाउट हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट ना। सबसे पहली चीज़ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है कि फर्दर फ्यूचर लाइफ सस्टेन कर सके, तो उनके लिए हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें। सेकंड, जितनी ज़रूरत है उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करें, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें।
हम बहुत बार वेस्ट करते हैं बेटा, आप, मैं, अननोइंगली हमसे वेस्ट हो जाता है। इवन खाना तक आप जब खाते हो पार्टीज़ वगैरह में जाके तो आपने देखा होगा ना कितना सारा वेस्ट होता है, वो भी एक रिसोर्स ही है, बेसिकली एग्रीकल्चर रिसोर्स हमको मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, हम मेटालिक बोटल्स ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स ऐसे हैं जो हम एक साल यूज़ किया, अगले साल नहीं खरीदनी है, उसको हमने फेंक दिया। तो अभी हमारा सिस्टम में रिसाइकलिंग बहुत अच्छे से नहीं मैनेज हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। तो नंबर 2 इज़ वेस्ट नहीं करना है, उसको बचा के रखना है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही मिनिमल है, मिनरल्स आर वेरी लिमिटेड। और नंबर 3 डेवलपमेंट का थर्ड पॉइंट, दैट डेवलपमेंट शुड बी इन सच अ वे दैट इट शुडंट हार्म टू एनवायरनमेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जहाँ पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा जाए, यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ रिलेटेड टू द कंजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। नंबर 2, स्टॉप वेस्टिंग द रिसोर्सेज and crucial and a very judicial use of resources. And number 3, development should be in such a way that it could not harm our environment. ओके, इट शुड बी फेवरेबल फॉर द इन्वायरमेंट एंड फॉर द कमिंग जनरेशन। तो ये चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट strategy that message all natural resources and human resources as we financial and physical asset for increasing the long term with well-being। इसी के थ्रू हमें मिल पाएगा कौन से 3 पॉइंट्स, जो हमने 3 पॉइंट्स आपको बताए थे। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये एग्ज़ाम में मैं यहाँ पर आपसे ओवरऑल एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो दिया है वो आपके टेस्टों में भी आए, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ये कंसीडर किया जाना ज़रूरी है, हमारी प्रेजेंट नीड से रिलेटेड है, तो इसलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 नंबर के लिए भी वैल्यू रखता है और 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। सो 3 and 5 फॉर बोथ मार्किंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो किस बारे में बात कर रहा है, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट राइज इन द रियल PCI एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छी बैलेंस्ड लाइफ के बारे में बात कर रहा है। रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन, कम से कम हम पल्यूट कर सके विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट, कहा ना हमने, तो रिडक्शन इन द पोल्यूशन, तो हार्म ना पहुंचाएं एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन ना बढ़ाएं। रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रैशनल मतलब जुडिशियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जितनी ज़रूरत है उतना ही लें, वेस्ट ना करें उसको। एंड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जहाँ पर हमने कंजर्वेशन की बात कही। ठीक है, कंजर्व फॉर द फ्यूचर, तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और वही फीचर्स भी हैं। आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो भी आप लिख सकते हैं। फीचर्स, तो भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो भी आप लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। डिटेल चैप्टर हम इसका आपसे फिर से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो मीट यू विद द डिटेल चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।